देखिए, बीजेपी की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। अगर आप कह रहे हो ना एमएसपी बढ़ा के देने की बात करनी, तो आप ये देख लीजिए कि पंजाब में और हरियाणा में जो एमएसपी पे अभी गेहूं की फसल की खरीद हुई है, 90% किसानों का गेहूं पंजाब और हरियाणा में खरीदा गया, जबकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7% गेहूं एमएसपी पे खरीदा गया है। तो प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के दोनों के जो दावे हैं कि हम एमएसपी पे खरीद कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से खोखले हैं। और दूसरी चीज आप जो कह रहे हैं 7 महीने हो गए आंदोलन के, तो आंदोलन अब इतना मजबूत हो चुका है कि सरकार अब परेशान है, क्या करे। सरकार को पहले ये लग रहा था कि आंदोलन खत्म हो जाएगा 26 जनवरी को, जो इन्होंने घृणित घटना की। आपको कैसे लगता है कि आंदोलन मजबूत हो रहा है? भाई, जो आपका मकसद क्या था? आंदोलन की मजबूती का एक छोटा सा नमूना आप देखिए कि बंगाल में किसानों के आह्वान पर वहाँ की जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और बीजेपी 77 सीटों पे सिमट गई। और 77 सीटों पे सिमटने के बाद अब क्या हो रहा है, अब बीजेपी में जो प्रदेश भाजपा है वहाँ की बंगाल की, उसमें अंतर्कलह शुरू हो गया है। और वहाँ के जो कई बड़े बड़े चेहरे हैं, मुकुल राय जी जैसे और क्षेत्रीय चेहरे जो हैं, वो सब वापस आ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में। अगर अंतर्कलह की बात आप बंगाल की कर रहे हैं, तो उत्तर ऐसे तो कह दीजिए अब उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी में है। वही स्थिति अब उत्तर प्रदेश की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ में आ रहा हूँ। अब उत्तर प्रदेश में भी आप देख लीजिए कि यहाँ भी बीजेपी में 2-3 खेमों में बीजेपी बट गई है इस समय। और योगी आदित्यनाथ जी को 2 दिन के लिए दिल्ली तलब किया गया था इसी वजह से, क्योंकि एक धड़ा ऐसा है बीजेपी का, लगभग 80 से 100 विधायक ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ जी से नाखुश हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि जो 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा वो उसमें मुख्यमंत्री चेहरा योगी आदित्यनाथ ना रहे। और दूसरा, जो बीजेपी के अंदर एमएलए हैं, लगभग 46-47 एमएलए ऐसे हैं जो बीजेपी को छोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, बस वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अभी वो बीजेपी इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनके खिलाफ क्या है, झूठे मुकदमे दायर कर दिए जाएंगे। वो चुनाव से 1-2 महीने पहले बीजेपी छोड़ के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका जनता के बीच में जबरदस्त विरोध हो रहा है। वो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता उनका विरोध कर रही है, क्योंकि पार्टी ने पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में शासन के नाम पे कुछ नहीं किया है। ना तो रोजगार के मुद्दे पे ये कुछ कर पाए हैं, ना बढ़ती हुई महंगाई पे ये कुछ कर पाए हैं, ना किसानों के लिए कुछ कर पाए हैं, और ना ये बहन बेटियों को सुरक्षा दे पाए हैं। लेकिन हर मुद्दे पे फेल। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तो ये मुद्दा ही नहीं रहा ना तो महंगाई कोई मुद्दा है, ना तो बेरोजगारी मुद्दा है, ना तो प्रशासन को लेकर कोई मुद्दा है। अब तो मुद्दा तो धर्मांतरण का है ना, बात तो धर्मांतरण की हो रही है। बीजेपी के पास ये प्रदेश का मुद्दा नहीं है धर्मांतरण का, ये बीजेपी के मुद्दे हैं। जो बात आप कह रहे हैं ना, धर्म का मुद्दा हो या जाति का मुद्दा है या समुदाय का मुद्दा हो, ये सिर्फ बीजेपी के मुद्दे हैं। 2017 में भी बीजेपी शमशान कब्रिस्तान करके आई थी, और अब चाह रही है 2022 में ये धर्मांतरण या फिर 2 बच्चों वाला जो कानून है, ठीक है, उसको लेके ये सोच रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन अब जनता समझ चुकी है। देखिए, आप जनता को एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, 2 बार बेवकूफ बना सकते हैं, बार-बार आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने अगर सेंटर में देखा जाए तो 7 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, और प्रदेश में 4.5 साल का समय हो गया है। आपने देश की जनता को क्या दिया है? पुरानी योजनाओं के फीते काटे हैं, और कभी आपने सवर्णों पे अत्याचार किया है, कभी बैकवर्ड पे अत्याचार किया है, कभी आपने अल्पसंख्यकों पे अत्याचार किया है, कभी दलितों पे अत्याचार किया है। लेकिन कहा तो जरा कोई भी खुश नहीं है। उत्तर प्रदेश में कहते हैं बीजेपी बहुत मजबूत है, और सिर्फ कागजों पे मजबूत है बीजेपी। और बीजेपी की मजबूती आप इस तरीके से देख 300+ कह रहे हैं। बीजेपी की मजबूती आप जिला पंचायत चुनाव में देख लीजिए, क्या मजबूती रही। इन्हें शासन सत्ता का दुरुपयोग करके 16 जगह से तो निर्विरोध इन्होंने अपने गुंडाई करके प्रत्याशियों को नामांकन करवाया है। ये इनकी गुंडाई है। अगर इनका जनता के बीच में जरा सा भी प्रभाव होता तो जिला पंचायत चुनाव में ये दूसरे नंबर पे नहीं रहते। जिला पंचायत चुनाव में इन्हें सिर्फ 700 सीटें मिली है 4000 में से। तो आप ये देख लीजिए, 1/4 से भी कम, 20% बहुमत पे है। और जब धीरे धीरे माहौल बन रहा है, अब किसान नेता क्या है, शहरों में, गाँव में, क्षेत्रों में पंचायतें करना शुरू कर रहे हैं। 2 जुलाई से गांव-गांव में पंचायतें शुरू हो जाएंगी। बहुत बड़ा एक मूवमेंट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला है। और इस मूवमेंट में आप देखना कि जो थोड़ा बहुत जो बीजेपी के पास अभी 10% 15% जनाधार है, ये जनाधार भी बीजेपी का खिसक जाएगा, क्योंकि बीजेपी इस समय मुद्दे विहीन है। बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। जिन मुद्दों को लेके ये 2014 में चुनाव में आए थे,
जो सरकार में ये आए थे 2014 में, तो इनके पास क्या मुद्दा था? बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा। अब ये चारों मुद्दों पे घिरे हुए हैं। अब महंगाई की बात कर लो, आप डीजल पेट्रोल के दाम देख लो, 100 वो तो कह रहे हैं राष्ट्र हित में महंगाई है। राष्ट्र हित में महंगाई नहीं है, ये सिर्फ पार्टी हित में महंगाई है। आप देश के पड़ोसी देश देखो, पाकिस्तान देख लो, चाहे आप श्रीलंका देख लो या नेपाल देख लो, हर जगह डीजल और पेट्रोल के दाम कोरोना महामारी के बाद, अगर मैं केवल पंजाब इसकी पाकिस्तान की बात करूं, तो वहां की सरकार ने, जबकि ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था जो बहुत कमजोर है, वहां की सरकार ने डीजल के दामों में 42 रुपए की कमी की है पिछले 1 साल में, और पेट्रोल के दाम में 30 रुपए की कमी की है। किस लिए की है? क्योंकि ये बढ़ती हुई डीजल पेट्रोल के दाम से सरकार, जो आम आदमी है, आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ ना पड़े, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से ही सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। और हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? डीजल पेट्रोल, पिछली साल डीजल जो था वो 60 रुपए था, पेट्रोल था 70 रुपए, और इस समय पेट्रोल 110 रुपए कर दिया है, डीजल 100 रुपए के पार कर दिया है। तो इसका सीधा असर आपको मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जब बढ़ेगा तो उससे महंगाई बढ़ेगी। अब सब्जी के दाम इस समय आप देख लो दोगुने हो गए हैं। जो सब्जी आपको 10 रुपए किलो मिलती थी, अब वो 20 रुपए किलो मिल रही है। सरसों का तेल देख लो आप, उसका भी, दाल के दाम देख लो, सब जो जरूरी, जो रोजमर्रा जरूरत का जो सामान है, उसकी कीमतें लगभग दो कह रहे हैं ये कोरोना काल में महंगाई बढ़ी है, बाकी सस्ती हो जाएगी। ये प्रधानमंत्री जी का जो जुमला था ना, जो प्रधानमंत्री जी का डायलॉग था, आपदा में अवसर वाला, तो ये आपदा में अवसर बीजेपी वाले ही ढूंढ रहे हैं। कोरोना 1 में इन्होंने पिछली साल 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया था। वो पैकेज का लाभ किसे मिला? अंबानी अडानी को। इस बार क्या हुआ कि ऑक्सीजन की इन्होंने ब्लैकमेलिंग करी, उसका लाभ किसे मिला? बीजेपी के नेताओं को। दवाओं की कालाबाजारी की। अभी इस बार कोरोना की जो सेकेंड वेव आई है, इसमें इस वेव के दौरान आप मार्च की दवाओं के रेट देख लो और मई की दवाओं के रेट देख लो, हर दवा पे 20 से 25% और कुछ दवाओं पे तो 30% तक रेट बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने तो कहा है दाम क्यों बढ़ाए गए? कह रहे हैं जो कोरोना वाली जो दवाएं हैं, जो कोरोना वाली नहीं, हर दवा के दाम, आप हर दवा के दाम देख लीजिए। जो सिंपल क्रोसिन थी, जो क्रोसिन आपकी पहले 45 रुपए का पत्ता आता था, वो 70 रुपए का बिक रहा है। कहा जा रहा है, ये महंगाई क्यों बढ़ाई? कहा जा रहा है कि कोविड-19 से जो रिलेटेड जो दवाइयां हैं, उनके रेट कम कर दिए गए हैं। उनके भी रेट बढ़े हैं, उनके भी रेट बढ़े हैं। हाँ, ये था कि उनपे जीएसटी हटाई गई थी, और वो जीएसटी कब हटाई गई? जब महामारी कम हुई, जब महामारी का समय था अप्रैल और मई का, उस समय इनकी कालाबाजारी हुई, और कालाबाजारी बीजेपी के लोगों ने ही की है। इसके कई साक्ष्य हैं, वीडियो भी इस पे काफी वायरल हुए हैं, और इसके कई रिटन में इनके खिलाफ कंप्लेंट भी की गई, लेकिन बीजेपी के नेता ही इन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। चाहे आप गौतम गंभीर देख लो या फिर तेजस्वी सूर्या। लेकिन एक चीज बताइए, जो गंगा में जो लाशें तैर रही थी, उसे तो कहा गया कि कांग्रेस के लोग हैं, इसको तैराया गया है, जबरदस्ती फेंका गया है। सारा काम विपक्ष कर रहा है। जो अच्छा काम हो रहा है वो मोदी जी कर रहे हैं, और अगर कोई कंगना तो यहाँ तक कह दिया कि ये विदेश से आई है, वो नाइजीरिया की है। इसी वजह से तो कंगना का जो ट्विटर अकाउंट है, वो ट्विटर ने बैन कर दिया। अब वो आजीवन कभी ट्विटर यूज नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एक तो वो हिंसात्मक बयान दे रही थी। कंगना का जो बयान था कि मोदी जी आप वैसा ही कर दीजिए जैसा आपने गोधरा में किया था, तो बीजेपी वालों ने ही इनका ट्विटर अकाउंट बैन करवाया। और इस तरह का, जैसे कंगना जैसे लोग हो गए, ये लोग क्या है, ये सस्ती लोकप्रियता में अपने जो नैतिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्यों को भी भूल जाते हैं। इन्हें ये नहीं पता होता कि आप अभिनय कर रहे हैं, आप कलाकार लोग हैं, तो आप अपनी जगह में, आपको महारत है तो आप उस काम को कीजिए। राजनीति का काम जो है राजनेताओं को करने दीजिए। तो बीजेपी इस समय पूरी तरीके से घिरी हुई है। आप कोई भी मुद्दा देख लीजिए, हर मुद्दे में बीजेपी घिरी हुई है। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, अब ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 महीने बाकी हैं, किसान किसके साथ है उत्तर प्रदेश में? जो इस समय किसान के हक की बात करेगा, किसान सिर्फ उसी के साथ है। और एक चीज तो तय है, 100% तय है कि किसान बीजेपी के साथ नहीं है। किसान बीजेपी की इस बार कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हर सीट पे बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी जमानतें भी जब्त हो, क्योंकि यूपी का जो किसान है ना, ये
इस समय ये लगा लो आप कि 70 से 80% जो यूपी की जनता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसानी पे ही डिपेंडेंट है। जिला पंचायत चुनाव का वो तो एक नमूना था, उस समय तक तो इसके जो बंगाल चुनाव है ना उसके परिणाम नहीं आए थे। अब बंगाल चुनाव के भी परिणाम आ चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य के भी परिणाम आ गए, और उसके बाद भी जो माहौल बीजेपी बना रही है ना, अराजकता बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, तो बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है और ये माहौल धीरे धीरे बनता जाएगा। और आप देख लेना कि जो मुझे लग रहा है ना, बीजेपी 20-30 सीटों पे ही इस बार सिमट जाएगी। और जो भी इसमें अभी तो कहना देखो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि किसान किसे वोट करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसान जो पार्टी मजबूत होगी और जो किसानों के हक की बात करेगी, किसान सिर्फ उसी को वोट करेगा। लेकिन अगर बीजेपी की बात ना की जाए, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, कहीं इससे नुकसान तो नहीं हो रहा? नहीं, पश्चिम बंगाल में कहाँ नुकसान हुआ, वहाँ भी तो सबने अलग अलग चुनाव लड़ा। कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन था, ममता अलग चुनाव लड़ी थी, ओवैसी जी अलग चुनाव लड़े थे। ओवैसी कहाँ कितनी सीटों पे लड़ लिए थे? कितनी भी सीटों पे लड़े, चुनाव तो लड़े, वो तो जनता तय करती है ना। ये देखिए, राजनीति में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 दल ही चुनाव लड़ेंगे, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसमें हर किसी को चुनाव। अभी आपने ओवैसी की बात की तो एक सवाल और मैं ये करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जेडीयू ने कहा है कि वो तकरीबन 400 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। नहीं, 200 सीटों पे 200 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। सीटों पे चुनाव लड़ने की कह रहे हैं। ओवैसी जी भी 100 सीटों पे चुनाव, ओवैसी जी कह रहे हैं 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, भी चुनाव लड़ेंगे। तो लोकतंत्र है, हर किसी को चुनाव लड़ने का। लेकिन ओवैसी जी जब चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तब लोगों के पेट में दर्द क्यों उठता है? नहीं, दर्द किसके पेट में उठ रहा है? अभी तो फिलहाल समाजवादियों के पेट में दर्द रहा है। मैं तो खुले दिल से स्वागत कर रहा हूँ कि चुनाव लड़िए भाई, लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो वो पार्टी का गठन क्यों हुआ? चुनाव लड़ने के लिए हुआ। ओवैसी जी हो या नीतीश जी हो, राजभर जी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी को पूरा अधिकार है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी भी जाके चुनाव लड़ी, आम आदमी पार्टी भी लड़े। तो देखिए, जो जनता के हक की बात करेगा, जो किसानों के हक की बात करेगा, जो आम आदमी के हक की बात करेगा, जो युवाओं के हक की बात करेगा, जो महिलाओं की हक की बात करेगा, जो बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए पूरी तरीके से सुनिश्चित ही करेगा, इस बार जनता सिर्फ उसी को वोट देगी। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ना, इस बार विकास पे मुद्दों पे चुनाव, यही मैं जानना चाहता हूँ, मुस्लिम पे चुनाव, यही मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी वहाँ जाके चुनाव लड़ती है तो उटकटवा नहीं होती है, जेडीयू जाके चुनाव 200 सीटों पे लड़ती है तो उटकटवा नहीं है। अगर असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं तो उनको उटकटवा क्यों कहा जा रहा है? कौन कह रहा है? ये भी बीजेपी फैला रही है। बीजेपी ही इस तरीके का भ्रम फैलाती है, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। बिहार में भी बीजेपी ने यही किया था, इस तरह की स्ट्रेटेजी बना के वहाँ पे जो तेजस्वी जी को हराया गया, तो वो यही स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की। ये बीजेपी का काम यही रहता है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया से भ्रम फैलाने का काम करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया यही दिखाने लग गया होगा कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं तो इससे विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। आप किसी भी विपक्षी नेता से पूछिए, किसी को भी दिक्कत नहीं है। अब मैं तो ये कहता हूँ, ओवैसी जी 400 सीटों पे चुनाव लड़े, किसकी सेहत पे फर्क पड़ रहा है? अगर ओवैसी जी मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं और अगर ओवैसी जी की बात जनता को पसंद आ रही है, ओवैसी जी कह तो रहे हैं, जनता ओवैसी जी तो कह तो रहे हैं कि भाई जो यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और साथ में जो तेलंगाना में उन्होंने जो काम किया है, जो 12% आरक्षण मुसलमानों को शिक्षा में दिया जा रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में दे दिया जाए वैसे चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर यहाँ पर धर्म के नाम पर, अगर किसी पहचान के नाम पर उनके दाढ़ी को काटा जाएगा, जय श्री राम के नाम पर उनकी हत्या की जाएगी, तो सब दिन वैसे कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। कौन करवा रहा है? बीजेपी वाले ही करवा रहे हैं। जब भी इनके सर खुल के आती है ना, जब जांच होती है तो उसमें पता चलता है बीजेपी और आरएसएस के लोग ही लिप्त हैं। 2013 से लेके अब तक धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे जितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, इन सब दंगों में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, यही लोग शामिल रहे हैं। ये इनका एजेंडा है, इनका एजेंडा आप समझिए। थोड़ा सा आप पीछे जाइए, इस देश में कभी भी धर्म की लड़ाई नहीं रही, कभी भी जाति की लड़ाई नहीं रही। जो लड़ाई रही है वो हमेशा सत्ता की लड़ाई रही है। अगर कभी धर्म की लड़ाई होती तो अकबर का जो सेनापति था वो मान सिंह नहीं होता, और महाराणा प्रताप का जो सेनापति है वो काले खान नहीं होता। शिवाजी के जो 7 प्रमुख अंगरक्षक थे वो मुसलमान थे, और औरंगजेब का जो सेनापति था वो भी हिंदू था। तो कभी भी इस देश में धर्म की लड़ाई नहीं रही।
अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी आजादी का आंदोलन में, उसमें जितना योगदान हिंदुओं का था उतना ही योगदान मुसलमानों का था और उतना ही योगदान सिख कम्युनिटी का आरएसएस का था या नहीं था? आरएसएस तो देश में अंग्रेजों की गुलामी कर रही थी। जो आरएसएस का गठन हुआ था, इसका पहले नाम था रॉयल सीक्रेट सर्विस। इसीलिए जो इनका परिधान था, जो इनकी ड्रेस थी ना, आधा खाकी पैंट और ऊपर सफेद शर्ट, और जो पुलिस वालों की ड्रेस होती है पूरी खाकी, ये अंग्रेजों के गुप्तचर थे। जो इनके जो कहते हैं ना सावरकर, ये बकायदा अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, और इनके जितने बड़े बड़े नेता हैं ये सब अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, और वही चीज इनके खून में है। अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, वही चीज इनके खून में आ गई है। अब ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। ये लोग देश की जनता को आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे भड़काना चाह रहे हैं। आज भी एक स्वामी का बयान आया है कि जो एक ईसाइयों की संस्था है IMA, इसको बैन कर दिया जाए और नया संविधान लगाया जाए। तो भाई इस तरह की बातें आप क्यों करवा रहे हैं? कह रहे हैं कि नया संसद में नया संविधान के साथ, नए संसद और नए संविधान की बात है, वो इन्हीं के लोग ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि ये देश संविधान से चले, ये देश प्रजातंत्र से चले। मतलब फिर से मनवादी व्यवस्था लगाना चाह रहे हो, फिर से फांसीवादी व्यवस्था लागू करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो बीजेपी की जो नीति है, बीजेपी की नीति प्रजातंत्र की नीति नहीं है, ये फांसीवादी। मतलब आप मनुवाद को उखाड़ फेंकना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं क्या, हमारे देश का संविधान मनुवाद को उखाड़ना चाहता है। हमारे देश की जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारे देश की सभ्यता है, ये कभी भी मनुवाद का समर्थन नहीं करती है। और यही वजह है कि हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। हमारे देश में हर 100-200 किलोमीटर में आप देखिए जाति धर्म वेशभूषा और जो रहन सहन है सब बदला हुआ है। लेकिन आज तक कभी भी बीजेपी जब से सत्ता में आई है, इससे पहले कभी भी इस तरह का नफरत का माहौल नहीं रहा है जो माहौल बीजेपी ने यहाँ बनाया हुआ है। लेकिन किसान आंदोलन से और जितने बाकी सोशल एक्टिविस्टों ने जो मूवमेंट चलाए हैं पिछले 2-3 साल से, इसका ये फर्क रहा है। 2019 के बाद से आप देखो, जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ बीजेपी को हार का सामना देखना पड़ा है, या फिर उन्होंने